डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पिछले सेशन में। एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पाना, कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति या कॉन्ट्रैक्ट से रिहाई। जब दोनों पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो भी ड्यूटीज हैं यानी कि कर्तव्य, और कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो भी राइट्स हैं यानी कि अधिकार, जब दोनों पार्टीज के ड्यूटीज और जो राइट्स हैं ये खत्म हो जाते हैं तो उसे आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड, कि कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति मिल गई है। और सबसे उत्तम तरीका है कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज पाने का, व्हाट? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में अपना अपना कार्य पूरा कर देते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपको मुक्ति मिल जाती है कॉन्ट्रैक्ट से। इसमें हमने चार्ट बनाया था कि हमारे पास 6 तरीके हैं। देयर आर 6 मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से कि सबसे पहला तरीका है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। जब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना काम पूरा कर देते हैं उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ओके जी मनप्रीत, अब बताएं, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल नाउ? द फर्स्ट मोड इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, जो कि हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। हमने सेकेंड मोड ऑफ डिस्चार्ज स्टार्ट किया था। सेकेंड मोड ऑफ डिस्चार्ज, and second mode of discharge is discharge by mutual consent. Discharge by mutual consent, जब दोनों पार्टीज आपसी सहमति से पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देती हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती हैं, या फिर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के जो शर्तें हैं उसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस या बदलाव करती हैं, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप 4 तरीके से आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज पा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नोवेशन, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। सेकेंड वन इज ऑल्ट्रेशन, थर्ड इज रेमिशन और वेवर, एंड लास्ट इज एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। इस मोड में हमारे 4 पार्ट्स हैं। नोवेशन न्यू से बना है, जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से मिल जाती है आज़ादी। ऑल्ट्रेशन, जब आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर लेते हैं तो जो पुराने टर्म्स एंड कंडीशन से उनसे आपको मिल जाती है आज़ादी। रेमिशन का मतलब है छूट या फिर माफ़ी, और वेवर का मतलब होता है त्यागना। तो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी तरह की छूट दे देती है तो सामने वाली पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाती है। एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन में हम बात करेंगे समझौते की, दोनों पार्टीज आपस में समझौता कर लेती हैं। एंड सेटिस्फेक्शन मींस संतुष्टि। सो एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, इन 4 बातों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से कि फर्स्ट नोवेशन जो था वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। नोवेशन में क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो आपसी सहमति से नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हैं। जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर दोनों पार्टीज की ड्यूटीज एंड राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे,
और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ड्यूटीज एंड राइट्स हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, और वो एग्जाम्पल क्या था कि जो ए है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है चावल खरीदने के लिए। ए चावल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें 500 क्विंटल चावल बेचूंगा एट द रेट ऑफ ₹900 पर क्विंटल। ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज योर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एंड बाद में बी का माइंड जो है वो चेंज हो जाता है और बी कहता है कि तुम मुझे 500 क्विंटल चावल की जगह 800 क्विंटल गेहूं दे दो। आज 800 क्विंटल गेहूं दे दो एट द रेट ऑफ ₹250 पर क्विंटल। और ए उसके लिए सहमत हो जाता है। तो दिस इज योर न्यू कॉन्ट्रैक्ट। और इस प्रोसेस को आप कहते हैं नोवेशन, जहाँ पे जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से पा लेते हैं मुक्ति। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, नोट इनोवेशन, कि जो दोनों पार्टीज हैं वो सेम भी रह सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। जो पार्टीज हैं, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो नए कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं, सेम भी रह सकती हैं, सेम रह सकती हैं या बदल सकती हैं। पार्टीज बदल भी सकती हैं। इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि ए ने बी को कुछ पैसे देने हैं। तो जो ए है वो क्रेडिटर है, देनदार है, और जो बी है वो डेटर है। दैट मीन्स कि जो बी है वो लेनदार है, ए इज देनदार। ये इन दोनों में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें ए ने बी को पेमेंट करनी थी। लेकिन होता क्या है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव करते हैं वो, जिसमें कि बी कहता है कि तुम मुझे पैसे देने की बजाय सी को पैसे दे देना। सो जो क्रेडिटर है वो सेम रहा, दैट मीन्स देनदार, ये सेम रहा। लेकिन जो डेटर है, जो लेनदार है, अब वो बदल चुका है। जो कॉन्ट्रैक्ट है अब ए और बी की बजाय ए और सी में बन चुका है। सो यहाँ पर जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो पार्टीज हैं वो गई हैं बदल। जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो बी के राइट्स हैं, पैसे लेने का जो हक है बी का वो खत्म हो चुका है और सी का पैसे लेने का हक शुरू हो चुका है। ठीक है जी। सो जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंडर जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं। दिस इज द केस ऑफ नोवेशन। नोवेशन में मेन बात क्या है कि यहाँ पर जो पार्टीज हैं वो सेम भी रह सकती हैं और बदल भी सकती हैं। सेकंड आपका आता है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन बदलाव। जब आप कॉन्ट्रैक्ट के की शर्तों में कुछ बदलाव करते हैं तो उसे आप ऑल्ट्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट आपका वही रहता है, ओरिजिनल, असली, या फिर जो मूल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका सेम रहता है। आप असली या मूल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर देते हैं, आप असली या मूल कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में बदलाव कर देते हैं। ठीक है जी।
आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू ऑल्टर द टर्म्स। आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में ऑल्ट्रेशन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो जो आपका मूल कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है, और जो ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपके राइट्स एंड ड्यूटीज बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, मूल कॉन्ट्रैक्ट या असली कॉन्ट्रैक्ट जो था, वो किस तरह से हुआ था? ए ने बी से 3000 मीटर कपड़ा देने की बात कही थी। 3000 मीटर क्लॉथ, कपड़ा, किस दाम पर? एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर, 10 प्रति मीटर, विद इन 3 मंथ्स, कि मैं 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें ये कपड़ा सप्लाई कर दूंगा। दिस इज योर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्टर्ड मीन्स बदला गया कॉन्ट्रैक्ट। बदला हुआ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बना? आपने शर्तों में कुछ बदलाव कर दिया। अब मान लीजिए कि जो ए है वो बदल गया। ए ने बी से कहा मैं 3000 मीटर की जगह तुम्हें 200 मीटर ही कपड़ा दे पाऊंगा एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर, एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर, और 3 महीने की बजाय यहाँ पर हो गया 4 महीने। सो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं वो गई है बदल। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंडर जो आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, यहाँ पर जो आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो खत्म हो गई, और ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो शुरू हो गई। इससे आपको मिल गई है मुक्ति, इससे आपको मिल गया है डिस्चार्ज, मुक्ति। ठीक है जी। सो डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज पाने का दूसरा तरीका है ऑल्ट्रेशन। तीसरा, रेमिशन और वेवर। रेमिशन और वेवर। रेमिशन मतलब छूट देना, और वेवर मतलब त्यागना। जब प्रोमिसर प्रोमिसी को किसी तरह की कोई छूट दे देता है तो उसे कहते हैं रेमिशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। ए ने बी को 3000 रुपीज देने थे। ए क्रेडिटर है, देनदार, एंड बी इज डेटर, लेनदार। और जो ए है वो बी से कहता है, दोनों आपस में सहमत इस बात पर हो जाते हैं, आपसी सहमति इस बात पर हो जाती है कि बी ₹2000 लेने के लिए तैयार है। हाँ जी। तो अब यहाँ पर जो ए है वो बी को 2000 रुपए देकर ही छूट जाएगा। तो यहाँ पर बी ने ए को दी है छूट। बी ने ए को 1000 की छूट दी है, जिससे उसको रिहाई मिल गई है अपने 3000 वाली बात से।
रिहाई मिल गई है. So this is another way of discharge of contract. And last comes your accord and satisfaction. Accord and satisfaction भी almost remission जैसा ही है. Accord and satisfaction, जिसमें आपका accord का मतलब है समझौता, दोनों पार्टीज आपस में समझौता कर लेती हैं और दूसरी पार्टी की हो जाती है इसमें संतुष्टि. Accord and satisfaction एग्जाम्पल इसका भी वही है जो हमने ऊपर किया कि ए ने बी को देने थे ₹5,000, लेकिन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि 50% ही पे करो, 50% ही पे करो. इस बात का हो जाता है समझौता. समझौता होने पर अब जो ए है वो बी को कितना पे करेगा? ओनली 50%. और 50% क्या है? 2,000 का 50% इज 2,500. सो यहाँ पर ए और बी में हो जाता है समझौता. दिस इज accord and satisfaction. यहाँ पे 5,000 के कर्तव्य से ए को मिल गई है छुट्टी, डिस्चार्ज. सो दिस इज आवर सेकेंड मोड ऑफ डिस्चार्ज, आपसी सहमति. आपसी सहमति से जो पार्टीज हैं वो इन 4 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति या आजादी पा सकती हैं. दिस इज योर सेकेंड मोड. आइए अब चलते हैं थर्ड मोड ऑफ डिस्चार्ज की तरफ. Third mode of discharge. And third mode of discharge is discharge by impossibility of performance. Discharge by impossibility of performance. कार्य का असंभव हो जाना. याद कीजिए चैप्टर 8. चैप्टर 8 याद कीजिए. चैप्टर 8 था एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. इसका हमने एक लास्ट पार्ट किया था. इसमें लास्ट पॉइंट था. लास्ट पॉइंट हमने सेक्शन 56 में डिस्कस किया था. और सेक्शन 56 क्या कहता है? कहता है कि जहां पर जो एग्रीमेंट है उसमें किसी ऐसे कार्य करने की बात कही गई है जो कार्य करना असंभव है, तो ऐसा कार्य, ऐसा एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड होता है. ठीक है जी. क्या बात करी थी इसमें हमने? सेक्शन 56 में क्या बात करी थी? एग्रीमेंट्स. हाँ जी अंजू, बिल्कुल सही. एग्रीमेंट्स जिनमें असंभव कार्य करने की बात हो, ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं. वॉइड होते हैं, ये बात करी थी हमने. और इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे, लेकिन यहाँ पे हम एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा ए ने बी से क्या कहा? फाइंड लॉस्ट ट्रेजर बाय मैजिक. गुमा हुआ खजाना. व्हाट इज ट्रेजर? खजाना. गुमा हुआ खजाना जादू से खोज निकालो. गुमा हुआ खजाना जादू से खोज निकालो. ए ने बी से एग्रीमेंट किया.
हाँ जी, जादू जैसी किसी चीज से क्या खजाना मिल सकता है? नो, ये असंभव कार्य है। सिमरनजीत, रुखसार, अंजू, उज्जवल नो, कमलजीत नो, तमन्ना नो। गुमा हुआ खजाना जादू से नहीं मिल सकता, ये एक असंभव कार्य है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये असंभव कार्य है तो ऐसा एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड है, और जहां पर एग्रीमेंट ही वॉइड है वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप ही मुक्ति मिल गई है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति मिल चुकी है, स्टार्टिंग से ही मुक्ति है। आपके यहाँ पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कभी स्टार्ट हुए ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड है। यहाँ पर जो हमारा मेन मुद्दा है वो मुद्दा है, मेन इशू यहाँ पर जो है हमारा वो क्या है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एंड व्हाट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी? कार्य का कॉन्ट्रैक्ट के बाद असंभव होना। कार्य का कॉन्ट्रैक्ट के बाद असंभव होना, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। देखिए इसमें, इस पार्ट में और इस पार्ट में जो हम अभी बात कर चुके हैं और इसमें क्या अंतर है? यहां पर तो कार्य शुरू से ही असंभव था। यहां पर क्या है? कार्य शुरू से ही असंभव। ठीक है जी, यहां पर कार्य शुरू से ही असंभव है। लेकिन यहां पर जो कार्य है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे संभव था। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय संभव था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कार्य असंभव हो गया। उसे आप कहते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यहां पर हमारा मेन मुद्दा यही है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का। अब ऐसे कौन से हालात हैं, सिचुएशंस, ऐसे कौन से हालात हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है, जहां पर जो कार्य है वो बाद में असंभव हो जाता है? ऐसे कौन से हालात हैं? पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का खत्म हो जाना। विषय वस्तु का खत्म हो जाना। अब विषय वस्तु क्या है? जिस चीज के बारे में एग्रीमेंट होता है वो चीज विषय वस्तु होती है। हाँ जी, अगर हम नोवेशन में देखें, विषय वस्तु क्या है? चावल। विषय वस्तु क्या है? गेहूं। विषय वस्तु क्या है? पैसे। यहाँ पर विषय वस्तु क्या है? कपड़ा। यहाँ पर विषय वस्तु क्या है? पैसे, उधार, है ना जी? सो विषय वस्तु क्या है? जिस चीज के बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे विषय वस्तु कहते हैं। अब देखिए, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो चीज जिंदा थी, सही थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद वो चीज खत्म हो गई,
और उस चीज के खत्म होने में ना आपकी गलती है ना सामने वाले की गलती है, तो ऐसे में क्या कोई दोनों में से कोई एक पार्टी एक दूसरे के ऊपर मुकदमा कर सकती है? जब दोनों में से किसी की गलती ही नहीं है, तो क्या दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी एक दूसरे के ऊपर मुकदमा कर सकती है? नहीं कर सकती। सिमरनजीत सेज नो, गौरव नो। हाँ जी, बिल्कुल। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, व्हाट इज द एग्जाम्पल हियर? ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ए बी के थिएटर को बुक करता है। बी का थिएटर है और जो ए है वो थिएटर को बुक करता है क्योंकि ए जो है कि अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंस देना चाहता है। म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ए एक गायक है और अपनी गायकी की परफॉर्मेंस देने के लिए वो बी का थिएटर बुक करता है, लेकिन बी के थिएटर में, ये है थिएटर का मालिक, थिएटर में लग जाती है आग। आग लग जाती है म्यूजिकल परफॉर्मेंस से पहले। हाँ जी, क्या इसमें ए की गलती है या बी की गलती है? नहीं जी, ना इसमें ए की गलती है ना बी की गलती है। क्या ए बी को कोर्ट में घसीट सकता है कि तूने मेरी परफॉर्मेंस खराब कर दी? या क्या बी ए को कोर्ट में घसीट सकता है? नहीं जी, दोनों में से कोई नहीं ऐसा कर सकता। उज्जवल, सिमरनजीत, नेहा, सही कह रहे हैं बेटा आप। तो दोनों पार्टीज में से किसी की भी गलती नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वैलिड था, लेकिन सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होने की वजह से, सब्जेक्ट मैटर के खत्म हो जाने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो गया है असंभव। सो यहां पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड था। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वैलिड था, लेकिन थिएटर, थिएटर क्या है यहां पर? विषय वस्तु। थिएटर के डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। और जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के जो राइट्स एंड ड्यूटीज थे वो खत्म हो गए। और जहां पर राइट्स एंड ड्यूटीज खत्म हो जाते हैं वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज मिल जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति मिल जाती है। सो जहां पर जो विषय वस्तु है वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन उसके नष्ट होने के पीछे दोनों में से किसी पार्टी की कोई गलती ना हो, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाता है खत्म और आपको मिल जाती है कॉन्ट्रैक्ट से रिहाई। तो पहला तो ये है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में। और पॉइंट्स भी हैं लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अटेंडेंस किसी की रहती है तो चैट बॉक्स में मार्क कीजिए।